बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के क्या बेनिफिट हो सकते हैं भाई? प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर सिमिलर लॉसेस, उसी तरह की फ्यूचर में दोबारा चीज़ें ना हो, उससे बचने के लिए, ठीक है ना, ये बड़ा फायदा है। अब इन्वेस्टिगेट करते हैं, रूट कॉज, इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, सब कुछ मालूम करते हैं, उसके बाद उसको वो चीज़ दोबारा ना हो उसके लिए कंट्रोल मेजर्स फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक्शन प्लान बनाते हैं, तभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है। उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाने के हिसाब से एक्शन लेते रहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इक्विपमेंट लाते हैं, सुपरविजन बढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है इन्वेस्टिगेशन का कि इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को फोकस कर लेते हैं जो पहले नहीं थी, इसकी वजह से हो गया। कंट्रीब्यूशन टू द बॉटम लाइन, बॉटम लाइन वही जो अपने इससे पहले पढ़ा था, बेसिक कंपोनेंट ऑफ लॉस प्रिवेंशन, यही बॉटम लाइन है आपकी कि किस तरह से आपको एक्सीडेंट्स को रोके। इस लाइन पे आपको फोकस करना है हर एक तरीके से। तो वन ऑफ द बेनिफिट, क्योंकि सारे रूट कॉज और सारे कॉज आप मालूम कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली उन नीचे वाली चीज़ों को आप सही कर लेते हैं और उसी वजह से आप एक्शन को रोकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टिगेशन एक कंट्रीब्यूशन है उस बॉटम लाइन को सही करने का, ताकि बेस सही हो जाएगा आपका। जहाँ से किसी चीज, जैसे बेस क्या है, ये बेस है ना, फ्यूचर फेलियर्स है, एरर्स है, अनसेफ एक्ट है, ये बेस है ना, इस पे कंट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पे सुधार लेके आएंगे तो ये फिगर ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। आप चूंकि देख नहीं रहे शायद, इसलिए आप लोग अंदाजा नहीं। रिडक्शन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जब हमने मॉरल रीजंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ा था, तो उसमें जो हिडन चीज़ें थी कि आप फिगर्स के अलावा वो जो लोग जिनको चोट लगी है, वो लोग करा रहे हैं, रो रहे हैं, दर्द से चीख रहे हैं, उसमें कमी आएगी, क्योंकि दोबारा एक्सीडेंट नहीं होगा, उतने लोग नहीं मरेंगे, उतनी ह्यूमन सफरिंग नहीं होगी। तो इन्वेस्टिगेशन से एक फ़ायदा ये होगा कि इस तरह की चीज़ें, यानी जो ह्यूमन सफरिंग है, हाथ कट गया, पैर टूट गया, मर गया, बीमार पड़ गया, उसकी फैमिली जो है ख़राब हो गई, उसके क्या बोलते हैं, पूरा पूरा बैकग्राउंड में जितने भी लोग उसके उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनकी लाइफ चौपट हो गई। इन सब, यानी सब ह्यूमन सफरिंग को कंट्रोल करने का एक बड़ा तरीका क्या है? प्रॉपर एक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स फाइंडिंग। तो इन्वेस्टिगेशन होगा तभी उसकी फाइंडिंग निकल के आएंगी, रूट कॉज पता लगा है, दोबारा फिर वो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इस तरह के फ्यूचर में कुछ इस तरह की चीज़ें होने वाली होंगी, वो बचेंगी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, मैं आपको इस पे एक छोटा सा एग्जांपल सुना, थोड़ा सा टॉपिक से भी हटके है, लेकिन ये तकरीबन 2003 या 4 की बात है, 2003 की बात है। दुबई में एक नया एक प्रोजेक्ट हम लोग को मिला था। तो एक अबू धाबी की कंपनी थी, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर वहाँ का बहुत ख़राब था। चूँकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थे, तो हम लोग को अपॉइंटमेंट हुआ, फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब वहाँ पर जो एक टीम थी कंस्ट्रक्शन की, उसका एक वो था प्रोजेक्ट इंजीनियर, और मतलब उसका ओरिजिन पाकिस्तान का था, वहीं पे रहता था, वहीं पैदा हुआ, तो वहीं का था एक तरह से, लेकिन वो पाकिस्तानी ओरिजिन में। तो वो अनसेफ काम बहुत करवाता था, और वो अपने आप को वहाँ का लोकल समझता भी था, क्योंकि वहीं का पैदा हुआ था। तो उसको लगता कि मैं भी मतलब अमीराती हूँ, यानी वहाँ का लोकल ही हूँ। साइड पे सिगरेट पीना, कचरा करना, आप काम रोक रहे हैं, रुक जा रहा है, फिर शाम के टाइम में छुप के कर ले रहे हैं। तो वो अनसेफ एक्ट, यानी उसकी एक आदत थी। उसमें एक और बड़ा इजिप्शियन प्रोजेक्ट इंजीनियर था, उसमें 3 टावर्स थे बड़े बड़े। तो हर टावर को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट इंजीनियर था, प्रोजेक्ट मैनेजर सबको कवर किया हुआ था, लेकिन हर टावर के लिए एक प्रोजेक्ट इंजीनियर था। तो वो सब अपने को प्रोजेक्ट मैनेजर समझते थे और सब अपने आप को लोकल समझते थे। सबकी खास आदत थी कि वो सिगरेट पीते थे, सारे इस तरह की हरकत करते थे। हमारी भी टीम थी स्ट्रॉन्ग, हम लोग दिन भर दौड़ते थे, काम रोकते थे, जहाँ उनसे फिर समझाते थे, सब कुछ करते थे। बट उसमें एक ग्रुप था, खासकर वो जो मैंने बताया। तो जब ज़्यादा तंग आ गए, तो उसने, उसमें एक 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 फोरमैन था उनका, एक पठान था वो, और मतलब वो बाकायदा, चूंकि उसको सपोर्ट था इंजीनियर का, तो हमारे सेफ्टी अफसर से भी वो भिड़ जाता था।
तो उनसे काम तो खैर काम तो रोकना पड़ा था, मजबूरी थी उसकी। लेकिन अब उसने क्या किया कि इस तरह से काम हमारा नहीं हो पा रहा है, तो उसने अपना शिफ्ट चेंज करा दी, नाइट शिफ्ट करा दी। उसको बहुत बार समझाया हमने, कई बार समझाया, हाँ हाँ करते हैं साहब जी, करेंगे ये वो, बट जैसे आदत होती है। नाइट शिफ्ट हो गया, फिर कुछ दिन नजर नहीं आना, चलो ठीक, छुट्टी क्या होगा। एक दिन रात में करीब 2:30-3 बजे के आसपास फोन आया, घर कमरे पे सो रहा था अपने घर पे, कि साइड पे एक्सीडेंट हो गया। नाइट ड्यूटी में एक सेफ्टी ऑफिसर था हमारा, उसको फ़ोन किया, तो उसने बताया कि वो जो वासिफ वाली बिल्डिंग है, वो जो मतलब पाकिस्तानी था, उसकी बिल्डिंग में एक एक्सीडेंट हो गया, आदमी ऊपर से गिर गया। 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर से वो आदमी गिरा था। शाफ्ट थी एक, उस शाफ्ट के अंदर स्कैफोल्डिंग भी थी और सरिया कहीं कहीं लगा हुआ था। तो वो शाफ्ट के अंदर लाइट की भी कमी थी, एक्सेस भी नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उसने पीपी नहीं पहना हुआ था। अंधेरा रात में 3 बजे उधर काम कर रहा था, कुछ टॉर्च या इस तरह की लाइट दिखा, पैर फिसला है, जाने क्या हुआ, ऊपर से गिरा है, तो एक जगह पहले टकराया है, फिर दूसरी जगह टकराया है, फिर सीधे नहीं आया, वो 8-10 बार इधर उधर इससे उससे टकराते टकराते करके नीचे गिरा है। फिर घर एम्बुलेंस आई, उसको अस्पताल ले गया। रात में तो कुछ कर नहीं सकते थे, सुबह सुबह हम पहुंचे, 5-6 बजे करीब, 5:30-6 बजे हॉस्पिटल पहुंचे, और वो उस वक्त बेहोश था, ऑपरेशन वगैरह चल रहा था उसका। तो देखे कि कुछ मालूम करके चले आए, फिर अगले दिन इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया हमने। तो रात में जो लोग काम कर रहे थे, क्योंकि सब उसके साथ ही थे, तो किसी ने प्रॉपर कुछ बताया नहीं। लोकेशन जब पता लगी तो समझ में आ गया कि फोटोज ली, उस वक्त तो कैमरा भी नहीं होता था सर, डिजिटल, तो वो रील वाला कैमरा था, उसी से रात में या दिन में भी वहाँ पे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। बहरहाल फोटो वोटो लिया, एक रिपोर्ट छोटी सी बनाई इन्वेस्टिगेशन की, उसमें वो सारी बातें लिखी। 2 दिन बाद जो है तकरीबन फिर हॉस्पिटल गए, तो उस वक्त वो थोड़ा होश में था। तो खड़े हुए उसके पास, तो वो खाली देख के रो रहा था, मतलब वो कुछ नहीं उसके पास एक्शन। जबान मन कम से कम 17 जगह फ्रैक्चर था उसकी बॉडी में, यानी कितनी हड्डियां टूटी हुई पता नहीं, लेकिन 17 तो फ्रैक्चर्स थे वो हमको मालूम है। उसके अलावा जो चोट घाव सब चीज़ लगी हुई वो अलग है, कहीं कील घुसी होगी, कहीं कुछ लोहा घुसा होगा, कहीं कुछ तरल। तो वो हमको देख के खाली रो रहा था बस, मतलब बोलने लायक था भी नहीं। मैंने कहा खामोश। उसके बाद करीब 15 दिन के बाद फिर एक बार देखने गए उसको, तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा वो बोलने लायक था। वो उस अस्पताल में 6 महीना था करीब, पता था हमको। तो 15 दिन के बाद जब वो बोलने लायक हुआ है, तो गए, तो मैंने पूछा उसका नाम, क्या हाल चाल है। कह रहा है साहब जी गलती होगी, माफ़ कर दो। मैंने कहा अब क्या माफ़ करने से फायदा है, वो जो पहले आपको जब समझा रहे थे तो आपने ध्यान नहीं दिया। अब तो इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कहानी होगी, इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि वहाँ पे कुछ नहीं, और तुमने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, यानी कुछ अगर गलती होती कंपनी की, तो तुम अब खुद ही, तुम सिर्फ इस लालच में कि हमको कुछ बोनस मिलेगा या एक्स्ट्रा ओवर टाइम कुछ मिल जाएगा या कुछ अलग से कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, उस चक्कर में तुमने अपनी लाइफ तबाह कर दी। पहले वो रो रहा था, खाली आंख से आंसू निकल रहा था, और यही बोला कि गलती हुई। और फिर हम चले गए। फिर 6 महीने बाद जो है छुट्टी हुई वहाँ से, तो चलने लायक तो था नहीं, व्हील चेयर पे था। कंपनी ने कहा कि उसको निकालेंगे नहीं, उसको सिक्योरिटी गेट पे रख दिया, खाली गेट खोलने बंद करने के लिए। यानी अच्छी खासी सैलरी और अच्छा काम काम था उसका, और वो सिक्योरिटी पे, वो गेट पे खोलने बंद करने के लिए रह गया। लेकिन उसके बाद से उसका रेगुलर काम यही था, सिक्योरिटी पे गेट पे खड़ा होगा, जितने भी आने जाने वाले थे, सेफ्टी का ध्यान रखो भाई, सेफ्टी पहले, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इलाज, मतलब जब तक हम उस प्रोजेक्ट पे थे वो सिक्योरिटी में था, और वो एक रेगुलर सेफ्टी प्रचारक बन गया। हर तरह समझाता, घर पे अपने कमरे पे भी आता, तब भी सेफ्टी सेफ्टी ही कहानी थी उसकी। लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं था ना उसको, मुझे उसको प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए थी, उसने फिर रिएक्टिव अप्रोच अपने। तो ये जो बेनिफिट इन्वेस्टिगेशन का ये है, ये इसी में याद आया, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, इस पे बात है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन चूंकि आपका रिस्क असेसमेंट, सॉरी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है,
तो कोई भी इंसिडेंट होगा तो उसको इन्वेस्टिगेट करना आपको एक रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट सिस्टम या सर्टिफिकेशन के लिए। तो ज़ाहिर है उससे जो जो इनपुट मिलेगा इन्वेस्टिगेशन से तो आपके सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और ये करना भी आपको है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी उसको फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका सिस्टम इम्प्रूव होगा एक साइकिल के तौर पर। कभी कुछ होता है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको उसके जो इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो साइकिल आपकी मैनेजमेंट साइकिल भी इम्प्रूव होती रहेगी, यानी इंसिडेंट दूर से दूर होता चला जाएगा। यही बात मैं अक्सर बोलता भी हूँ, फिर आप लोग बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। जो बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो इन सब चीज़ों को समझती है। अव्वल तो ये नौबत नहीं आने देती, प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत ज़्यादा अपनाती है। ट्रेनिंग उनके ऑर्गेनाइजेशन का एक रेगुलर हिस्सा होता है। वो ट्रेनिंग हर तरह की ट्रेनिंग कराती है, उसमें क्वालिटी से जुड़ी हुई भी है, वर्क से भी जुड़ी हुई है, स्किल से भी जुड़ी हुई है और सेफ्टी भी है। तो वहाँ का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, वो सेफ्टी के हाथ में नहीं है। सेफ्टी के लोग इसमें कभी भी ट्रेनिंग इनपुट देते हैं, लेकिन उनका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो वो हर तरह की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं और उनका एक मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है वो कि कितने लोग इस बार ट्रेनिंग हुई। तो कभी वो पीछे नहीं होते, किसी स्किल में पीछे नहीं होते, क्वालिटी है चाहे सेफ्टी हो, इसीलिए उसमें एक्सीडेंट नहीं होते। अगर कभी छोटा बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो उसको इतना फोकस करते हैं कि अब वो चीज़ दोबारा बिल्कुल नहीं हो। मतलब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे अफ्रीका में, वहाँ पर हालांकि अफ्रीका जैसी कंट्री वहाँ पर जहाँ पे कोई ऐसा सेफ्टी मेजर भी नहीं थे, कोई ऐसा कल्चर भी नहीं था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन प्लस क्लाइंट जो हमारे तो सब इतना मजबूत थे, चूँकि ज़्यादातर सब अमेरिकन और कैनेडियन थे। तो अगर कभी बाई चांस कोई फर्स्ट एड भी हो जाए तो उसके लिए बड़ा बवाल, बहुत मुसीबत। क्या हो गया, ऐसा लगता कि वो उसको मतलब कोई खरोंच या हल्की फुल्की चोट नहीं लगी, वो आदमी मर गया, हाथ पैर टूट गया, तो ऐसा एकदम हंगामा रहता था। उसमें मैनेजमेंट की मीटिंग शुरू हो जाती थी, उसमें अलग से फिर ट्रेनिंग में फोकस करना, फिर सबको उसी हिसाब से टूल बॉक्स देना, फिर रीट्रेनिंग कराना, यानी फर्स्ट एड केस होना भी एक बड़ा इशू था। तो जाहिर है वो फिर वो जो टॉप इवेंट है तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, वो तो नौबत ही नहीं आनी है। फर्स्ट एड पे आपने इतना चिल्ला लिया कि सब मैनेजमेंट घबराया था, ये क्या हो गया भाई, लगता था कि आदमी ऊपर से गिर गया मर गया। क्योंकि उस बेस लाइन, वो जो मैं बता रहा हूँ बार बार, ये जो बेस लाइन है ना, इस पे जब आप फोकस करेंगे तो टॉप इवेंट में की नौबत नहीं आती।